नमस्कार मित्रों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं और वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। और अगर नोट्स बनाना नहीं चाहते, आपने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है, तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लो, आपका पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और कुछ नई जानकारी जो आपको मिलेगी वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो भारत का महान्यायवादी है वो कार्यपालिका का एक अंग है। तो कार्यपालिका का अंग है, तो कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। इन सब से मिलकर बनती है संघ की कार्यपालिका। तो उस कार्यपालिका का अंग होता है महान्यायवादी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, या हम इसे विधि भी कह सकते हैं, या मैं कहूँ कि भारत सरकार का वकील होता है एक तरीके से। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि महान्यायवादी कार्यपालिका का अंग होता है, दूसरा सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है देश का। क्या ये संविधान में है इसका उल्लेख? तो बिल्कुल है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। अब हम देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये सब। तो अनुच्छेद 76 में है पूरा महान्यायवादी का पद, और अनुच्छेद 76(1) में उसकी नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है। और नियुक्ति के बारे में एक सीधी सी बात लिखी हुई है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और किसको नियुक्त करेगा? तो ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो जज जिसको नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति महान्यायवादी बनने के योग्य है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर सकता है? नहीं, इसमें सरकार की सलाह ली जाएगी। राष्ट्रपति को कोई विवेकाधिकार नहीं है कि महान्यायवादी की नियुक्ति वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति की कर सकता है। नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और किसकी नियुक्ति करेगा? तो ये बात तो लिखी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। आगे देखते हैं कि मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं हैं, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब में ही है। फिर दूसरी जो योग्यता है वो ये है कि उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। तो मुख्यतः तो इसकी 2 ही योग्यता हुई। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही न्यायालय में न्यायाधीश रहे। हो सकता है कि वो 4 उच्च न्यायालयों में अलग अलग समय के लिए 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा है। वैसे ही 10 वर्षों तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोर्ट में की हो सकता है 3-4 हाई कोर्ट में मिलकर उसने 10 वर्षों तक वकालत की है। और मगर मान लो अगर ये दोनों भी योग्यता ना हो तो भी उसकी नियुक्ति की जा सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए? कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो आपको योग्यता ध्यान रखनी है। तो देखो, आपको इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता पता चल गई कि भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकील रहा हो। अगर ये दोनों भी ना है तो राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए, उसे कानून की समझ होनी चाहिए। तो कोई विशेष योग्यता नहीं है। आप देख रहे हैं कि अगर ये दोनों भी ना हो, कि हाई कोर्ट वाली बात अगर हम नज़रअंदाज कर दें, तो भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये व्यक्ति कानून का विधिवेत्ता है या कानून का जानकार है, इसको कानून की समझ है, तो उसे भी वो महान्यायवादी बना सकता है। अभी तक हमने देखो 2 चीज़ पढ़ी हैं। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, और दूसरी बात उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों तक
वकालत की हो या फिर राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। अब हम पढ़ेंगे इसके कार्य और दायित्व। आप आराम आराम से समझ लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर आराम से। कार्य और दायित्व क्या है? तो पहली बात तो ये है कि इसका कार्य ये होगा कि कानून से संबंधित विविध विधि से संबंधित जितने भी मामले हैं उन पर सरकार को सलाह देने का काम है इसका। दूसरा, कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए हैं। फिर राष्ट्रपति ने उसको कोई भी कानूनी रूप से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी काम सौंप देगा उसको। हाँ, विधि से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य है तो राष्ट्रपति के आदेश पर वो उसका पालन करेगा। तीसरा पॉइंट है, भारत सरकार की तरफ से न्यायालयों में उपस्थित होता है। यानी मान लो भारत सरकार को अपना प्रतिनिधि भेजना हो तो वो प्रतिनिधि कौन होता है? महान्यायवादी होता है। चाहे वो किसी भी न्यायालय में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे किसी स्टेट के हाई कोर्ट में जाए। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा हो तो न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व भी ये व्यक्ति करता है। ये नहीं कि भाई सरकार चली जाएगी वहाँ पर, तो न्यायालय में, यानी कि आप ध्यान रखिए कि कानून से रिलेटेड जो भी कार्य किए जाएंगे वो इस व्यक्ति के माध्यम से किए जाएंगे, महान्यायवादी के माध्यम से किए जाएंगे। तो ये कुछ इसके दायित्व हैं। तो आपको मेन दायित्व तो ये ध्यान रखना है कि विधि के मामलों में सलाह देने का कार्य है इसका सरकार का, और सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये व्यक्ति न्यायालयों के अंदर, तभी तो इसे वकील कहा गया है सरकार का। आगे हम देखेंगे कि क्या ही इसकी पावर है, क्या इसकी शक्तियाँ हैं। तो देखो, इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। अब ये बात आर्टिकल 76 में नहीं लिखी हुई, तो संसद के दोनों सदनों एवं उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्रवाई में भाग लेने, उसमें बोलने का अधिकार इस व्यक्ति को है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा की अगर बैठक हो रही है तो उसमें भाग लेने का अधिकार है, उसमें बोलने का अधिकार है। या दोनों की संयुक्त बैठक हो रही हो आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी इसे बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। या फिर संसद की किसी भी समिति की, यानी संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, अब मान लो सरकार ने इसका नाम उस समिति में सदस्यों में नामित कर रखा है, तो इसे उसमें भी भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है सरकार की तरफ से, लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। क्या ये वोट कर सकता है? नहीं। ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 88 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये हो गई पहली। तो दूसरी क्या होगी? देखो, दूसरी है, वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त है। यानी ऐसे जो भी विशेषाधिकार जो संसद के सदस्यों को प्राप्त है वो उसको प्राप्त है। ये बात लिखी हुई है 105 में। लेकिन ये ध्यान रखना, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वो हम पहले ही लिख चुके हैं। तीसरी बात जो उसको अधिकार है, उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या जानकारी देने का अधिकार नहीं है। देखो, यहाँ खिलाफ लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना कि एक जगह तो हम पढ़ रहे हैं कि भाई सलाह देने का काम करेगा, दूसरी जगह कह रहे हैं कि सलाह नहीं देगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के खिलाफ, यानी भारत सरकार के खिलाफ जाकर किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो कोई सलाह देगा ना कोई जानकारी देगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है तो निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी ये कोई सरकार का सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लो ये खुद के कोई काम कर रहा है, निजी कानूनी कोई काम कर रहा है या अभ्यास कर रहा है, तो इससे इसे वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात अच्छे से समझ लो आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या जानकारी देने का अधिकार इसे नहीं है, खिलाफ जाकर। लेकिन क्या ये अपने निजी कानूनी अभ्यास कर सकता है? कानूनी अभ्यास मतलब निजी वकालत कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं करेगा, पद पर रहेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट है कि सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उसमें सुनवाई का अधिकार है। इसे ये बात आर्टिकल 76(3) में लिखी गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे उसकी पदावधि और कार्यकाल के बारे में। तो ध्यान रखना,
इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। सामान्यतः माना जाता है कि भाई 3 साल के लिए इसका चुनाव किया जाता है, लेकिन संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि महान्यायवादी का कार्यकाल इतना है। तो कितना कार्यकाल है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये राष्ट्रपति से प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है यहाँ पे? जब तक सरकार चाहे, और सरकार से मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, जब तक चाहे इस व्यक्ति को पद पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, ये ध्यान रखना, गलती से भी मत कर देना कि भाई इतना इसका कार्यकाल होता है। हाँ, सामान्यतः हम कहेंगे कि 3 वर्ष होता है, लेकिन आगे आप देखेंगे अभी कि 3 वर्ष से ज़्यादा भी इसको रखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। आप वापस से, अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको लगा कि मैं जल्दी जल्दी बोल के आ गया, तो आप एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे हम कुछ और फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जैसे अन्य पद, यानी इस व्यक्ति के नीचे इसकी सहायता करने के लिए दो पद और हैं। एक तो है भारत के सॉलिसिटर जनरल और एक होते हैं भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल फर्स्ट, और एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये तो दूसरा विधि अधिकारी है, और एक ये अतिरिक्त है। इन दोनों का काम क्या है? तो मुख्य कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है, लेकिन ये दोनों संवैधानिक पद नहीं हैं। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये तो संसद ने कानून बनाकर उसकी सहायता करने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया है। तो ये कानून बनाकर किया, इसलिए वैधानिक पद है, संवैधानिक नहीं है। संशोधन के माध्यम से या मूल संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो आपको संवैधानिक और वैधानिक का मतलब पता होना चाहिए। जिसकी विधि के द्वारा स्थापना की जाए कानून बनाकर, वो तो होते हैं वैधानिक। और जिस संविधान में, मूल संविधान में या संशोधन के माध्यम से किसी की स्थापना की जाए या किसी को संविधान में शामिल किया जाए, तो संवैधानिक पद कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रहेगी। एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि राज्यों में ऐसा कोई पद होता है? बिल्कुल होता है। उसे हम महाधिवक्ता कहते हैं, और वो आर्टिकल 165 में 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो, दोबारा से बता देता हूँ मैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल ये दूसरा विधि अधिकारी है। पहला कौन है? महान्यायवादी। और एक अतिरिक्त होते हैं, तो ये दो व्यक्ति हैं, लेकिन ये इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि संवैधानिक पद है, ये वैधानिक पद है। और महाधिवक्ता होता है 165 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने, परीक्षाओं में पूछ लेते हैं कभी कभी। पहला महान्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। 28 जनवरी 1950 से लेकर 1963 तक रहा था। यानी कि आप देख लीजिए कितने साल हो गए, लगभग 13 साल इनका कार्यकाल रहा है। 14वें कौन थे? मुकुल रोहतगी, 2014 से 2017 तक। 15वें के वेणुगोपाल, 2017 से 2022 तक। अब देखो, ये 3 साल होता तो फिर यहाँ 5 साल कैसे? तो 3 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब इनका एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था के वेणुगोपाल का, तो इन्होंने मना कर दिया कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए वापस किसको बनाया? मुकुल रोहतगी को बनाया है। और ये दूसरी बार बने हैं। पद के आधार पर देखें तो 16वां है व्यक्ति तो, लेकिन वैसे दूसरी बार इन्हीं का चुनाव हुआ है। तो आप कार्यकाल के आधार पर देखेंगे तो 16वें हैं, लेकिन वैसे ये दूसरी बार बने हैं, और हाल ही में बने 15 सितंबर 2022 को। तो ये कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतना कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन हम बस एक बार रिवीजन कर लें कि कार्यपालिका का अंग होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। 76 में इसका उल्लेख किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। योग्यता मैंने आपको बता दी है। भारत का नागरिक हो, या किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो, हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील का काम किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। इसके कुछ कार्य और दायित्व भी हैं। मेन कार्य तो क्या है इसका? विधि के मामले में सरकार को सलाह देना। फिर राष्ट्रपति अगर और कोई काम सौंप दे कानून से रिलेटेड, तो वो भी काम करने का अधिकार इसको। भारत सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है ये व्यक्ति। और राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से अगर कोई परामर्श मांगा गया है, तो न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसकी कुछ शक्ति और सीमाएं, आपको ये ध्यान रखना है कि बैठकों में, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है,
लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो संसद के दोनों सदनों में भी भाग ले सकता है, और संसद की कोई समिति हो और सरकार ने उसका नाम वहाँ पर भेज रखा है या उसको नामित कर रखा है, लेकिन ध्यान रखना है वोट देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। वे सारे अधिकार उसको प्राप्त है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त है। कौन सा अधिकार छोड़ के? वोट देने का अधिकार। उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या जानकारी देने का अधिकार नहीं है, यानी भारत सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता जब तक वो पद पर है। लेकिन वो निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है उसको। उसकी पदावधि के बारे में, कार्यकाल के बारे में संविधान मौन है। तो यहाँ पे है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति से मतलब यहाँ पे क्या है? मंत्रिपरिषद। ये ध्यान रखना है आपको। 2 व्यक्ति और है, सॉलिसिटर जनरल और एक होता है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ये दोनों का कार्य महान्यायवादी को सहायता देना है, लेकिन ये दोनों संवैधानिक नहीं है। इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तो ये दोनों पद वैधानिक है। राज्य में भी इसी तरह महाधिवक्ता का पद होता है, अनुच्छेद 165 में जिसका उल्लेख किया गया है। प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था, 1950 से 1963 तक। 14वें मुकुल रोहतगी थे, 2014 से 2017 तक। 15वें के वेणुगोपाल थे, 2017 से 2022। और 16वें वापस अभी हाल ही में बने सितंबर में मुकुल रोहतगी, दूसरी बार बने 2022 में। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कब तक रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव आपको देने तो वो दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।